नमस्कार। आज हम एक काफ़ी संजीदा लेकिन काल्पनिक सिनेरियो पर बात करने वाले हैं। ये एक विश्लेषण पर आधारित है जो हमें मिला और ये बात करता है 2025 में ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच एक बड़े बहुत बड़े सैन्य टकराव की। जी नमस्कार। और ये विश्लेषण वाकई काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत में जो घटनाओं का क्रम बताया गया है, जो मुख्य किरदार हैं, उनकी सोच और जो फौरी नतीजे हुए, उनको ज़रा समझें। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत इस विश्लेषण के हिसाब से होती है 13 जून 2025 से। इज़राइल एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये क्या था और स्रोत के मुताबिक इसकी वजह क्या बताई गई है? जी, ये एक बहुत बड़ा हवाई हमला था ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं, नतांज, फोर्दो और इस्फहान, उन पर। और स्रोत का तर्क ये है कि इजरायली इंटेलिजेंस को लग रहा था कि ईरान बस कुछ ही हफ्ते दूर है परमाणु बम बनाने से। तो उनके लिए ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति थी, ऐसा विश्लेषण कहता है। अच्छा, तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी थी इस विश्लेषण के हिसाब से, और जाहिर है ईरान ने इसका जवाब दिया होगा। हाँ बिल्कुल, चुप बैठने का तो सवाल ही नहीं था। स्रोत बताता है कि ईरान ने बहुत जोरदार जवाबी कार्रवाई की। 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए इजराइल पर। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ओहो। यमन में जो ईरान के समर्थक हूथी विद्रोही हैं, उन्होंने भी इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें चलाईं। तो ये एक ऐसा कदम था जिसने, जैसा स्रोत में बताया गया है, इस लड़ाई को फौरन एक क्षेत्रीय रूप दे दिया। और यहीं पर फिर अमेरिका की एंट्री होती है ना। स्रोत कहता है 22 जून 2025 को अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू करता है। ये क्या था? और स्रोत के हिसाब से अमेरिका सीधे क्यों कूद पड़ा इसमें? जी, ये ऑपरेशन और भी बड़ा था। अमेरिकी सेना ने फिर से ईरान के उन्हीं परमाणु ठिकानों फोर्दो, इस्फहान, नतांज पर हमला किया। लेकिन इस बार टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों और जो बंकर बस्टर बम होते हैं, उनका इस्तेमाल हुआ। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हथियार। बंकर बस्टर यानी गहराई तक मार करने वाले। हाँ बिल्कुल। और स्रोत यहाँ इशारा कर रहा है कि अमेरिका का मकसद दोहरा था। एक तो ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना, और दूसरा एक बहुत कड़ा संदेश देना कि अगर ईरान ने फिर कोई हमला किया तो अमेरिका का जवाब और भी भयानक होगा। विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका को शायद लगा कि सिर्फ इजराइल ये काम नहीं कर पाएगा। समझ गया। और जाहिर है इतने बड़े टकराव का असर सिर्फ इन 3 देशों तक तो सीमित नहीं रहा होगा। वैश्विक स्तर पर क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। असर तो पूरी दुनिया पर पड़ा। स्रोत बताता है कि कच्चे तेल की कीमतें वो तो रातों रात आसमान छू गईं। इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। और ईरान के अंदर तेहरान जैसे शहरों से हजारों लोग डर के मारे सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल था। और कूटनीतिक स्तर पर दूसरे देशों पर दबाव बढ़ा होगा। इसे उन पर बहुत दबाव बना कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें। हाँ। कि वो किसके साथ है और शांति बहाली के लिए कुछ करें। दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखने लगी। तो इस विश्लेषण के आखिर में क्या तस्वीर बनती है? क्या लड़ाई खत्म हो गई? क्या नतीजा निकला स्रोत के हिसाब से? स्रोत के मुताबिक ईरान की जो पारंपरिक सैन्य ताकत थी, खासकर उसके जो मिसाइल बेस थे, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचा। कई बेस तबाह हो गए। अच्छा। लेकिन, और ये जरूरी है, विश्लेषण ये साफ करता है कि खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ से कई सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, जैसे कि क्या सवाल उठाता है स्रोत? एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान अब सीधी लड़ाई से बचेगा? क्या वो अपने सहयोगी गुटों के जरिए, जिसे हम प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं, अपनी लड़ाई जारी रखेगा, छुपकर वार करेगा? दूसरा, क्या ये लड़ाई और भड़केगी? क्या पूरा पश्चिम एशिया इसकी चपेट में आ जाएगा? या फिर क्या इस तबाही के बाद किसी तरह की बातचीत, डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश बनेगी? स्रोत इन सभी संभावनाओं को खुला छोड़ देता है, कोई पक्का जवाब नहीं देता। ये काल्पनिक विश्लेषण सच में एक चेतावनी जैसा लगता है। ये दिखाता है कि जब राजनीति, धर्म, विचारधारा और ताकत दिखाने का एक खतरनाक खेल बेकाबू हो जाता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, और सबसे भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। सही कहा। और ये हमें इस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि क्या हम इंसान इतिहास से कुछ सीखते हैं? क्या हम ऐसे टकरावों को टालने के लिए समझदारी और बातचीत का रास्ता चुन सकते हैं, या फिर हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।